Hello, I welcome you all. स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का यह पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट 1 एंड 2 हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। तो गांधी युग तक हमने पढ़ा था। आज हम गांधी युग से आगे देखेंगे। आज हम देखते हैं भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है वो इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। असम में मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग। मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है। नामदफा, पक्के पागा और कामलंग अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा, पक्के पागा, कामलंग अरुणाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर और श्री सैलम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो नागार्जुन सागर और श्री सैलम। बिहार की बात करें तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और अचन कमार टाइगर रिजर्व हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और अचन कमार टाइगर रिजर्व्स हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचन कमार, उदंती, सीता नदी और गुरु घासीदास ये सब टाइगर रिजर्व हैं। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचन कमार, उदंती, सीता नदी, गुरु घासीदास ये सारे टाइगर रिजर्व्स छत्तीसगढ़ में हैं। झारखंड में मात्र एक टाइगर रिजर्व पलामू। झारखंड में पलामू। मिजोरम में दफा। मिजोरम में नामदफा टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे है? मिजोरम में। देखिए याद रखना, नामदफा टाइगर रिजर्व्स अरुणाचल प्रदेश में। सिर्फ डंपा टाइगर रिजर्व्स मिजोरम में है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे हैं? तो राजस्थान में। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में टाइगर रिजर्व्स हैं बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, डांडेली, अंसी या काली ये सब टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे? कर्नाटक में। एक बार फिर, कर्नाटक में बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, डांडेली, अंसी, बिलीगिरी, रंगनाथ ये सारे टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। केरल में पेरियार और परम्बिकुलम। केरल में पेरियार और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व्स केरल में है। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। इंदिरा प्रियदर्शनी और पेंच। इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में। सतपुरा, संजय, डुबरी टाइगर रिजर्व्स भी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व्स हो गए? कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच, सतपुरा, संजय, डुबरी ये सब टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में मेलघाट, पेंच, सह्याद्री और बोर ये सारे टाइगर रिजर्व्स महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, बोर, तदोबा, अंधेरी, नावेगांव, नागजीरा ये सारे टाइगर रिजर्व्स महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अम्मानगढ़ टाइगर रिजर्व्स उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजाजी। जिम कॉर्बेट जो है सो भारत का पहला टाइगर रिजर्व था और राजाजी उत्तराखंड में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और बुक्सा। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो सुंदरवन और बुक्सा। तेलंगाना में कवल और अमराबाद। तेलंगाना में कवल और अमराबाद टाइगर रिजर्व्स हैं। ओडिशा में सिमलीपाल और सतकोसिया। ओडिशा में सिमलीपाल और सतकोसिया टाइगर रिजर्व्स हैं। तमिलनाडु में कालकड, मुदनथुरई और अन्नामलाई मलाई से रिलेटेड जितने टाइगर रिजर्व्स होंगे सब तमिलनाडु में। कालकड, मुदनथुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लीपुथुर, मेघामलाई ये सारे टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे? तमिलनाडु में। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। भारत के 18 राज्य में बाघ पाए जाते हैं। भारत के 18 राज्य में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है।
बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व्स की संख्या 53 है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं? तो 53। भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 1973 में ही भारत में टाइगर रिजर्व संरक्षण स्टार्ट किया गया था। बाघ परियोजना 1973 में स्टार्ट किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। सबसे छोटा क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है। बाघों की संख्या के अनुसार जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की जनसंख्या जो 2011 में हुआ था, 2011 में उस जनसंख्या के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला कह रहा है भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पूरा जनसंख्या भारत का नहीं किया गया था। अप्रॉक्स 20% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन था भारत का, वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में नहीं पूरा हुआ था। देश में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हुआ था। देश में नियमित जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है? 10 वर्ष के बाद। 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या की जनगणना होती है। तो पहला जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को माना गया है। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 246 है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 246 246 है। जनगणना का विषय 7वीं अनुसूची के संघ सूची में है। जनगणना यूनियन लिस्ट में आता है, संघ सूची में, और जितने भी सूची हैं संघ सूची, यूनियन लिस्ट के, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट भारत के 7वीं अनुसूची में रखा गया है। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहा जाता है। जनगणना का अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था? 2011 में जो जनगणना हुआ था वो देश की 15वीं जनगणना थी तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना देश की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारा जनगणना हमारा भविष्य है। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका है। जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका है। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लाउडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपालास्वामी 1949 से 1953। 2011 के जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली को माना जाता है। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस
11 जुलाई। कैसे याद रखेंगे? जनगणना कैसे, जनसंख्या कैसे बढ़ती है? तो एक मेल और एक फीमेल, तो याद रखना है 1+1 मिलके एक निर्माण, अलग निर्माण होता है। तो याद रखना है 1 मतलब जुलाई। तो जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 121.08 करोड़ था, और अभी की बात करें तो 141 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। भारत वर्ल्ड में नंबर 1 पहला स्थान पे आ गया है जनसंख्या के आधार पर। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5% है। किसके अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग। पुरुष जनसंख्या जिसमें 62.32 करोड़ है। इसमें आपको ये परसेंटेज याद रखना है। भारत में विश्व की जनसंख्या का भाग 17.5%, पुरुष जनसंख्या 51.47% और महिला जनसंख्या 48.53%। महिला जनसंख्या कितना है? 48.53%। नेक्स्ट है दशकीय वार्षिक दर 17.7 व 16.4%। कुल साक्षरता की बात करें, इंडिया में कुल साक्षरता कितना है? 73rd%। 2011 के अनुसार भारत का कुल साक्षरता 73%। पुरुष साक्षरता 80.9%। पुरुष साक्षरता 80.9%। महिला साक्षरता 64.6%। लिंगानुपात 9:43। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है, उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। तो लिंगानुपात भारत में कितना है? 943। शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष के लिए काउंट किया जाता है वो है 919। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में 382 व्यक्ति रहता है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें, केरल में 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 1084। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में 879। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा 879। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पुडुचेरी का है, और न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन और दीव का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 आदमी, मतलब बिहार में 1 किलोमीटर एरिया में 1106 व्यक्ति रहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसी भी राज्य का किसका? बिहार का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व देखें तो दिल्ली का है, जो उसमें 11,000 से भी ज़्यादा आदमी रहता है 1 किलोमीटर के एरिया में। न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व अंडमान और निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश का अप्रॉक्स 20 करोड़ के आसपास। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली का, और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप का। एकमात्र राज्य जनसंख्या जहाँ जनसंख्या घटी है तो नागालैंड में जनसंख्या डिक्रीज हुआ है, घटी है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा साक्षर लोग कहाँ पे हैं? केरल में 94%। और न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो बिहार में 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो भी बिहार में 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता लक्षद्वीप की है। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता लक्षद्वीप की है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दादर और नगर हवेली। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दादर और नगर हवेली की है। उसके बाद अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिला में? थाने, महाराष्ट्र में। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। और अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75। तो सबसे अधिक जिलों वाला राज्य में कौन हो गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख रामसर साइट्स। रामसर साइट्स क्या होता है कि जो भी दलदली भूमि होती है ना, जैसे सुंदरबन देखे, तो ये सब रामसर साइट के अंदर माना जाता है। रामसर साइट क्या है? ईरान में एक शहर है रामसर, जहाँ पर
ये कन्वेंशन हुआ था, इसे हम रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर कीथम झील भी उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। और सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में इतने सारे रामसर साइट्स हैं। एक बार फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश में रामसर साइट। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, हैदरपुर आर्द्रभूमि, सुर सरोवर कीथम झील, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, इतने सारे रामसर साइट्स कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। अब है हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन से रामसर साइट्स हैं? भिंडवास और सुल्तानपुर। हरियाणा में याद रखना है, भिंडवास और सुल्तानपुर रामसर साइट्स कहाँ पे हैं? तो हरियाणा में। गुजरात में खजरिया पक्षी अभ्यारण्य और थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। खजरिया पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ पे? गुजरात में। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी गुजरात में। तो गुजरात में रामसर साइट्स की बात करें तो खजरिया पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि और नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। लद्दाख में तसोकर झील, यह भी पूछा जा सकता है कि तसोकर झील कहाँ पे? तो लद्दाख में। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में। कावरताल झील, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कावरताल झील कहाँ पे है? तो बिहार में, जो कि बिहार का एक रामसर साइट भी है। तो बिहार में कावरताल झील। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पे? उत्तराखंड में। पंजाब की बात करें तो पंजाब में नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? पंजाब में। केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित पंजाब में और कांजली झील पंजाब में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरवन डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मुहाने पे बनती है, सुंदरवन डेल्टा। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में। सूरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में और होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड और चंडेरटल वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड और चंडेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमेर अभ्यारण्य तमिलनाडु में। भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा में। और भोज वेटलैंड कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। वेम्बनाड आपको याद ही होगा, वेम्बनाड जो है सो केरल में है। और सस्तम कोट्टा झील, अष्टमुड्डी झील केरल में। और दीपोर बिल असम में। इसको आप बार बार सुनिएगा तो सारा याद हो जाएगा। भारत में कुल 49 रामसर साइट्स हैं। 49वां रामसर साइट कौन था? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में कितने? 10। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हैं? 10। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र सुंदरवन। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र गुजरात है और भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वाला जगह सुंदरवन। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। याद रखना है, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में। रामसर कहाँ पे? ईरान में। भारत रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 ईस्वी याद रखना है, 1982 को सम्मिलित हुआ। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके। सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश यूके। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल कोबोर्गो प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल
कोबोर्गो प्रायद्वीप कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। अब इसरो, जो भारत का जो अंतरिक्ष संस्थान है इसरो, इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो पढ़ते हैं और देखते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। जिस दिन हमारा देश, याद रखना है 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो इसरो की स्थापना भी 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय बंगलोर में है। इसके प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक पिता कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहते हैं? तो विक्रम साराभाई का। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में है। विक्रम भाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम केरल में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, कहाँ से किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। नासा का गठन 1958 में हुआ था। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। नासा का गठन 1958 में हुआ था। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। स्पेस एजेंसी नासा, अमेरिका का स्पेस एजेंसी नासा, जापान का स्पेस एजेंसी जाक्सा, चाइना का स्पेस एजेंसी सीएनएसए और इजराइल का स्पेस एजेंसी आईएसए है। रूस का रॉसकॉस्मोस, पाकिस्तान का सुपरको और ब्राज़ील का एईबी। तो ये आपको याद रखना है। अमेरिका का नासा, जापान का जाक्सा, चीन का सीएनएसए, इजराइल की बात करें आईएसए, रूस की बात करें रॉसकॉस्मोस, ब्राज़ील की बात करें तो एईबी। ये सारा पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है भारत प्रथम उपग्रह एवं मिशन। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को 1975 को यूएसएसआर से प्रक्षेपित किया गया था। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को यूएसएसआर से प्रक्षेपित किया गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 है। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी है। रोहिणी भारत से ही प्रक्षेपित किया गया था, रोहिणी RS-1। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1 है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1 है, जिसका पहले नाम मैटसैट था, लेकिन कल्पना चावला की याद में इसका नाम कल्पना 1 किया गया। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1। भारत का पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान 1। अभी तक कितने चंद्रयान लॉन्च किए गए? चंद्रयान 3 तक। प्रथम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 था। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 है, जिसे लॉन्च किया जा चुका है कितने में? 2023 में। SLV का पूर्ण रूप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जितने भी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो हम उसे एक व्हीकल से लॉन्च करते हैं, जिसे कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये होता है PSLV और GSLV। GSLV को बाहुबली भी कहा जाता था। तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV का बात करें, ASLV है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। SLV-3 जो था सो भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था।
भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से भेजा गया। भारत का पहला उपग्रह कौन था? RS-1 था और पहला प्रक्षेपण यान SLV-3 था। PSLV का अन्य नाम है वर्कहॉर्स। PSLV का अन्य नाम वर्कहॉर्स और GSLV का अन्य नाम बाहुबली है। GSLV अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजता है, इसलिए इसे हम बाहुबली कहते हैं। अब अंतरिक्ष कार्यक्रम से इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश 1957 में, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। और भारत अंतरिक्ष में कब प्रवेश किया था? तो 1962 ईस्वी में। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना 1972 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका। अंतरिक्ष में जो प्रथम जानवर भेजा गया था कौन था? लाइका था, जो कि एक कुतिया थी। याद रखना है, देखिए इस एग्जाम में दिया जाता है मेल डॉग और फीमेल, तो याद रखना है कुतिया थी, फीमेल डॉग था कौन? लाइका। ठीक है, जिसका मौत हो गया था अंतरिक्ष में। तो प्रथम जानवर किसे? लाइका को भेजा गया, जो कि फीमेल डॉग थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, सोवियत संघ की 1961। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन 1961 में सोवियत संघ की थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला वेलेंतीना तेरेस्कोवा USSR की थी, 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव सोवियत संघ के थे, 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्सी लियोनोव सोवियत संघ 1965। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम महिला स्वेतलाना स्वितकाया। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम महिला स्वेतलाना स्वितकाया। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फार्म तुआनपे। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फार्म तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 को गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला 1997। कल्पना चावला 1997 में अंतरिक्ष गई थी, जिनका जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स 2006 में गई थी। सुनीता विलियम्स दूसरी भारतीय मूल की महिला थी, जो कि 2006 में अंतरिक्ष में गई थी। और कल्पना चावला 1997 में अंतरिक्ष गई थी, जिनका कल्पना चावला जी का जो मौत हुआ था वो दुर्घटनावश हो गया था एक यान से, जब वो वापस अंतरिक्ष से धरती पे आ रही थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला शिरीषा आंदला थी। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हो गई थी। कल्पना चावला कोलंबिया यान से दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 2003 में उनका मौत हो गया था। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टियाना कोच 328 दिन 2020 में रही थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टिना कोच थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9। चंद्रमा पर जो उतरने वाला प्रथम चालक विहीन यान था वो था लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर उतरे थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश
संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने अपोलो मिशन के तहत मानव को चंद्रमा पर कई बार उतारा था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो जो कि यूएसए के थे। प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसे। प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसे अंसारी 2006 में ईरानी मूल की अमेरिकी थी। नेक्स्ट है प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया यूएसए। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 1957 को। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप अमेरिका का है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका का। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम सविता रानी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम सविता रानी। भारतीय अंतरिक्ष मिशन। जितने भी अंतरिक्ष मिशन हुआ भारत का, जो भी इम्पोर्टेंट मिशन हुआ था वो देखते हैं। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 2008 में, आपको सिर्फ ये ईस्वी याद रखना है। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन 2008 ईस्वी में चंद्रयान 1 मिशन, जो कि चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। चंद्रमा पर पहुंचा था ये 14 नवंबर 2008 को। इसका प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र PSLV XLC-11 के द्वारा भेजा गया था। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, और यान कौन सा था? PSLV XLC-11। तत्कालिक उस समय में इसरो के प्रमुख कौन थे? जी माधवन राय। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और ऑर्बिटर था। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया था। इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान फर्स्ट मिशन कितने ईस्वी में? 2008 में। चंद्रयान सेकेंड मिशन 2019 में। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकेंड मिशन भेजा गया। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश 20 अगस्त 2019 को। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 मिशन कब पहुंचा था? तो 20 अगस्त 2019 को। प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन से ही भेजा गया था इसे भी। और इसका जो यान था वो GSLV MK 3rd M1 था, ये याद रखना है। GSLV MK 3rd M1 से चंद्रयान दूसरा भेजा गया था। तत्कालीन इसरो के प्रमुख थे के सिवन। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर था। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। यह मिशन असफल रहा था क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया था। तो यह मिशन चंद्रयान 2 मिशन क्या हो गया था? फेल हो गया था। फिर चंद्रयान थर्ड मिशन सोमनाथ जी के शासनकाल में, सोमनाथ जी जब मिशन के सोमनाथ जी इसरो के प्रमुख 2023 में चंद्रयान थर्ड मिशन को लॉन्च किया गया। मार्स ऑर्बिटर। मार्स मतलब मंगल। मंगल मिशन मंगल के लिए भारत का पहला मिशन मंगलयान के नाम से जाना जाता है। इसका प्रक्षेपण 2013 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और यह मंगल पर 2014 में पहुंचा था। इसका भी प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ था। प्रक्षेपण यान PSLV XLC-25। उस समय के जो इसरो के प्रमुख थे वो के राधा कृष्णन थे। रॉसकोमोस, नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। तो मंगल ग्रह पर कौन कौन सा देश पहुंचा है?
रॉसकोस्मोस मतलब रसिया, अमेरिका, यूरोपियन एजेंसी और भारत चौथा देश बन गया। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा है। अब इतिहास में जो प्रमुख घटनाएं हुआ था उसका हम ईस्वी देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ईस्वी से रिलेटेड अब एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें ईस्वी को अच्छे से याद रखना है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व का मतलब बीसी। बीसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले के ईस्वी को हम बीसी मानते हैं और एडी उनके जन्म के बाद को मानते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का निर्वाण 468 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था 325 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का सम्राट था? मगध का, जिनका मौत हुआ था 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का सम्राट कौन बना था? बिंदुसार, और उसके बाद अशोक। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। अशोक जब राजा बना उसके 8वें वर्ष बाद उसने कलिंग पर अटैक किया था। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में। शक संवत 78 ईस्वी में। याद रखना है, विक्रम संवत जो है सो बीसी ईसा पूर्व में हुआ था। कितने ईसा पूर्व में? 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत की बात करें तो ये हुआ था 78 ईस्वी में। हिजरी संवत 622 ईस्वी में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। फाहियान भारत आया था 405 ईस्वी से 411 ईस्वी में। फाहियान भारत आया था 405 और 4 से लेकर 411 तक उसने भारत में रहा था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647। हर्षवर्धन का शासनकाल है 606 606 to 647 647। वेनसांग भारत कब आया था? 630 ईस्वी में। वेनसांग भारत कब आया था? तो 630 ईस्वी में। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण 673 ईस्वी में। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मीर कासिम द्वारा। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का 2 युद्ध लड़ा गया था। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता भारत आगमन 1333 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398। तैमूर लंग भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी। गुरु नानक जी का जन्म
1469 ईस्वी में हुआ था। और गुरु नानक जो थे सो सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। उसके बाद सिख संप्रदाय, सिख साम्राज्य की जो बात करें, किसने इसकी स्थापना की थी? बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर को फर्रुख शेर ने मरवा दिया था। ठीक है। उसके बाद बंदा बहादुर के कपूर सिंह, हाँ याद रखना है, कपूर सिंह जो थे सो खालसा पंथ की स्थापना किए थे। और खालसा पंथ को 12 मिसल में किसने बांटा था? तो जस्सा सिंह अहलुवालिया ने 12 मिसल में बांट दिया था, जिसमें एक था सुकरचकिया मिसल, और इसी सुकरचकिया मिसल से महाराजा रंजीत सिंह थे। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 में। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में। कहाँ पर? कालीकट, केप ऑफ। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। वो अफ्रीका के तट से केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत में केरल के तट कहाँ पे पहुंचा था? कालीकट में, जहाँ पे वहाँ के जो सम्राट थे जिसे जमोरिन कहा जाता था, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगाल का पहला गवर्नर की बात करें तो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और दूसरा अल्बुकर्क। आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? 1506 में। आगरा शहर की स्थापना 1506 ईस्वी में सिकंदर के द्वारा, सिकंदर लोदी। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। ये दोनों युद्ध, चौसा का युद्ध और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी, और हुमायूं का शासन दिल्ली से खत्म हो गया था। उसके बाद यहाँ पर सूर्यवंश का शासन चला था, सूर्यवंश का। तो चौसा का युद्ध याद रखना है 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में। पानीपत की द्वितीय लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, द्वितीय लड़ाई 1556, और पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में 1761 ईस्वी में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 ईस्वी में। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही के धर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कैप्टन हॉकिंस थे उसने 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आगरा में आया हुआ था 1608 ईस्वी में। अंग्रेज ने अपना पहला फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाया था, और 1613 ईस्वी में उसने दूसरा फैक्ट्री, मतलब पश्चिमी तट का पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया था। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ 1574 ईस्वी में। मनसबदारी अकबर के द्वारा 1574 ईस्वी में स्टार्ट किया गया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके बीच? तो अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराज उदौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। याद रखना है, सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। और सिजाउद्दौला कौन था? अवध का नवाब था, उसके बीच में बक्सर की लड़ाई हुई थी। सिजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज से लड़ा था बक्सर के युद्ध में, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। वेदरा का युद्ध 1759 में, जिसके बाद डच की पावर खत्म हो गई थी। तो वेदरा का युद्ध 1759, बक्सर का युद्ध 1764, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में मंगलोर की संधि के साथ खत्म हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया 1799 ईस्वी में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में और संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 और 56 ईस्वी में। अहोम विद्रोह 1828 और 33 ईस्वी में। अहोम विद्रोह 1828 और 33 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह 1817 से 1825 ईस्वी में। ओके, पाइका विद्रोह 1817 से 1825 ईस्वी में। भील विद्रोह 1818 से 31 ईस्वी में। भील विद्रोह 1818 से 1831 ईस्वी में। हो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी में। हो विद्रोह 1820 से 1821 ईस्वी में। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी में। कोल आंदोलन 1831 से 1832 ईस्वी में। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829 ईस्वी में। वहाबी आंदोलन 1826 से 1871 ईस्वी में। खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में। खासी विद्रोह 1833 ईस्वी में। नील विद्रोह 1859 1859 और 60 के बीच में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। फराइजी आंदोलन 1838 से 1860 ईस्वी में। फराइजी आंदोलन 1838 से 1860 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा 1899 और 1900 के बीच में। मोपला विद्रोह 1920-1922 के बीच में केरल में। मोपला विद्रोह 1920 और 1922 के बीच में। कूका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी में। कूका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी के बीच में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। उस समय में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। और ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी था, ए.ओ. ह्यूम, उसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 3 तरह की बंदोबस्ती जमींदारी प्रथा थी। पहला था अस्थाई बंदोबस्त, जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी कहते थे, जमींदारी प्रथा। एक था रैयतवारी प्रथा और एक था महालवारी प्रथा। सबसे ज़्यादा भूमि पे रैयतवारी प्रथा 51% भूमि पे थी। जमींदारी की बात करें तो ये 19% भूमि पे लागू था। और महालवारी की बात करें तो 30% भूमि पर लागू था। जमींदारी प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में पास हुआ था। किसकी मदद से? जॉन शोर की मदद से। रैयतवारी प्रथा थॉमस मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो के समय में। और इसकी मदद किसने की थी? कैप्टन रीड ने की थी। और महालवारी प्रथा की बात करें तो हॉल्ट मैकेंजी के समय में महालवारी प्रथा लागू की गई थी। नेक्स्ट है बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। और खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। सबसे पहला महात्मा गांधी का सत्याग्रह कौन सा था? भारत में 1917 फर्स्ट सत्याग्रह चंपारण में। और पहली भूख हड़ताल महात्मा गांधी का भारत में कौन सा था? खेरा सत्याग्रह, मील मजदूर आंदोलन जिसको कहते हैं, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच लड़ा गया। सेकेंड वर्ल्ड वार
1939 से 1945 ईस्वी के बीच में। लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 ईस्वी में। लखनऊ पैक्ट 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट को न कोई वकील न कोई दलील वाला कानून कहा गया था। ये 1919 ईस्वी में पास हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1920 से 1922 ईस्वी में चलाया गया, जो कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के फेल होने पे बोले थे कि ये सबसे बड़ी भूल थी। और ये पहला जन आंदोलन था। किसका? महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन। वैकोम सत्याग्रह 1924 से 25 ईस्वी के बीच में। सैमन कमीशन भारत कब आए थे? 1928 ईस्वी में। सैमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। और भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। और महात्मा गांधी ने यहीं से 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। दांडी मार्च, नमक कानून तोड़कर। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत 1946 ईस्वी में आए थे। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा बिरला भवन में 1948 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में। चीन का भारत चाइना वार 1962 में। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। सिर्फ 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आए थे। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ईस्वी में। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच क्रांति 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में। तीनों क्रांति याद रखना। चीनी क्रांति 1911, फ्रांसीसी क्रांति 1789 और रूसी क्रांति 1917। अब जो इम्पोर्टेंट गवर्नर थे वो देखते हैं। इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। 1782 का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव को 1757 से 1760 ईस्वी तक और फिर 1765 से 67 ईस्वी तक बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। फिर 1773 ईस्वी में एक एक्ट आता है जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल 1773 में एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसको कहा गया? तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसने सती प्रथा को खत्म किया था। और भारत का वायसराय 1857 में जो महान क्रांति हुआ उसके बाद 1858 से जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे हम
भारत का वायसराय कहने लगे, जो कि लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। यहीं पे रहता बंगाल का पहला गवर्नर, तब होता रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात कर रहा है तो वारेन हेस्टिंग्स होगा। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और ये द्वैध शासन वारेन हेस्टिंग्स के समय में खत्म हो गई थी 1772 ईस्वी में। और लाया कब गया था? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरुआत की गई थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। और कॉर्नवालिस का जो समय पीरियड देखें तो ये 1786 से लेकर के 1793 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। और 1805 ईस्वी में फिर से गवर्नर जनरल बन के भारत आया, लेकिन यहीं पे इसकी मौत हो गई थी। कहाँ पे? गाजीपुर में। इसका टॉम्ब कब्र भी कहाँ पे है? तो गाजीपुर में ही है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था। उसके बाद वायसराय के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। तो 1947 में जो आज़ाद हुआ उस समय में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। कितनी ईस्वी में? 1911 ईस्वी में। और इसी समय में राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर करके दिल्ली लाया गया था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में कैंसिल रद्द किया गया। बंगाल में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में। बंगाल में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में। रेलवे की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। और पहला रेलवे बम्बई से थाने के बीच में चला था। और भारत में डाक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है पहली बार पाकिस्तान की मांग लिनलिथगो के द्वारा। पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके द्वारा? लिनलिथगो के द्वारा। पाकिस्तान की मांग कब उठी थी? 1940 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में 1919 में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सती प्रथा 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के समय में खत्म हुआ। किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। और ठगी प्रथा 1830 ईस्वी में विलियम बेंटिक के समय में खत्म हुआ था। तो याद रखना है 1829 ईस्वी में सती प्रथा और 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा विलियम बेंटिक के समय में खत्म हुआ। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। और इसमें जो भी बच्चे काम करते थे उसके लिए कानून बनाया गया था। कोई भी बच्चे 9 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकता था। तो इस तरह का जो रूल था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के तहत लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड वेबल के समय में। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड वेबल के समय में। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में। बम्बई, कोलकाता तथा मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना 1862 ईस्वी में किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना
अच्छा, लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक वायसराय बन के रहे थे? तो 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक। ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1900। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। उस समय में लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। सहायक संधि की शुरुआत 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले डुप्ले के द्वारा किया गया और यही कंसेप्ट लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा अपनाया गया था। और सबसे पहला राज्य किसको सहायक संधि पे किसने साइन किया था? तो हैदराबाद के निजाम। महारानी विक्टोरिया केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित लॉर्ड लिट्टन अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में बनाया गया था, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। और ये बनाया किसके द्वारा गया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। मैकाले का कहना था कि हमें एक ऐसा वर्ग पैदा करना है जो रक्त से तो भारतीय हो, कलर से मतलब रंग से और रक्त से भारतीय हो, लेकिन बुद्धि से उसे अंग्रेज बनाना है, तब ही हम भारत में ज़्यादा दिन तक शासन कर सकते हैं। ये मैकाले का था और इसीलिए ही अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। बंगाल का शेर किसको कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली। सैमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के समय में। सैमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के समय में। क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था लॉर्ड वेबल के समय में। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था लॉर्ड वेबल के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। 1939 से लेकर 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध की स्थापना हुई थी लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय में पारित किया गया? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया गया लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन को एक उदारवादी कहा जाता है। कहा जाता है कि लॉर्ड रिपन जो था सो बहुत ही, जितने भी गवर्नर बन के भारत आया सब में सबसे ज़्यादा उदारवादी लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन का शासनकाल देखें, गवर्नर पीरियड, तो 1880 से लेके 1884 ईस्वी तक लॉर्ड रिपन भारत में रहा था। और इसी के समय में 1872 ईस्वी में तो पहली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन वास्तविक जनगणना जो हुई थी रेगुलर बेसिस पे वो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। और इल्बर्ट बिल के विरोध में लॉर्ड रिपन ने अपने समय पीरियड से पहले ही इस्तीफा दे करके चला गया था लॉर्ड रिपन। और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा ही पास किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन कितने ईस्वी में हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 6 अप्रैल 1930 महात्मा गांधी के द्वारा। असहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही। रॉलेट एक्ट पास किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। कांग्रेस का जन्म हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। लॉर्ड डफरिन के समय में किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस बनाया गया था, एक ब्रिटिश अधिकारी था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। भारतीय प्रेस मुक्तिदाता किसको कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग के समय में। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन ब्रो के समय में 1843 एक्ट के तहत किसके समय में? लॉर्ड एलन ब्रो के समय में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में किसके शासनकाल में? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में कितनी ईस्वी में हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। और थर्ड गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो लॉर्ड वेलिंगटन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया था। 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आया था। और 1932 में गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया और तीनों गोलमेज सम्मेलन एक तरह से फेल हो गया था। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब हम अगले वीडियो में इससे घर में जो भी बचा हुआ है वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी रेलवे एग्जाम्स में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।